ठीक है ना सर। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि सर जो भी लाइन बामर सीरीज में ड्रॉप होगी ना, वो हमेशा n इक्वल टू 2 लेवल में ही ड्रॉप होगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, 6 से थर्ड लेवल में, मतलब n इज इक्वल टू 6 से कहाँ आ रहा है बोला वो, n इज इक्वल टू थर्ड लेवल में आ रहा है। तो भाई विजिबल रीजन की लाइन तो n इज इक्वल टू 6 से थर्ड में थोड़ी ना आती, वो तो n इज इक्वल टू 2 में आती है ना, वो तो 2 में आती है, उससे थर्ड में थोड़ी ना ड्रॉप होती है। तो आप ये बोलेंगे, तो जब n इज इक्वल टू यहां से ये होगी, तो ये जो रीजन की लाइन है, अब वो कह रहा है कि n इज इक्वल टू 6 से थर्ड लेवल में जब लाइन ड्रॉप होगी ना, जब इस लेवल, तो ये जो लाइन होगी वो पास्सन की लाइन होगी। मतलब सर वो आई आर रीजन की लाइन होगी। कौन से रीजन की लाइन होगी, आई आर रीजन की लाइन होगी। तो हम ये बोलेंगे सर विजिबल रीजन में कितने लाइन होंगे, इसमें 0 लाइन ऑब्जर्व होंगे। समझाना सभी को, सभी को समझाना बच्चों। कि अब आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे, हाँ हाँ अमृता सही कह रही थी, ठीक है ना, कि सर यहाँ पे जो ये लाइन होगी ना, तो सर ये लाइन जो है एन इजिकल टू हम लोग क्या बोल देंगे सर, यहाँ पे 0 लाइन ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी, ठीक है ना। अच्छा चलो 1 मिनट है। अच्छा एक बच्चे का और हमें ये मैसेज आया था कि सर इस बात को दोबारा समझाइए कि एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट। देखो बच्चों, बोर ने क्या बोला था, बोर थ्योरी ने मैं ये बताया गया था कि भाई सपोज ये कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ है, और सर इस सर्कुलर पाथ में आप ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों सारे के सारे ऑर्बिटल में, अब मान के चलो एक ही ऑर्बिटल तो नहीं होगा ना, और भी हो सकते हैं, है ना, तो और भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है, ओनली उन्होंने कहा उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 के मल्टीपल इंटीग्रल होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। सर एल का क्या मीनिंग होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो जाता है एल, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MVR। ये आपने क्लास फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सर उन्होंने कहा कि जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिनका MVR इज इक्वल टू किसके मल्टीपल इंटीग्रल हो, किसके इक्विवेलेंट हो, H/2 की। समझ रहे हैं क्या, H/2 के मल्टीपल इंटीग्रल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आई ना सभी को। तो ऐसा उन्होंने बोला है, तो सर ये बात यहां से, ठीक है ना सर, ये बात यहां से ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ओके थैंक यू गौरी सिंधे, लेकिन गौरी सिंधे क्लास में टाइम से आया करो, समझ रही हो, बहुत लेट आ रही हो तुम, ये तो बड़ा बहुत लेट का समय है, समझ रहे हैं ना, ऐसा मत करिए, समय पे आओ बच्चों। तो सर ये MVR इजिकल टू क्या हो जाएगा, NH/2 के मल्टीपल इंटीग्रल जिसका हो जाएगा, वही हम लोग ऐसा। अब जरा सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था सर, कल मैंने आपको क्या बताया था सर जी, मैंने आपको बताया था कि हमने एक इक्वेशन पहले से निकाली थी, क्या निकाली थी, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी k इंटू ZE² अपॉन, क्या निकाला था, ZE² अपॉन R समथिंग कुछ ऐसा निकाला था। वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ ऐसे ही निकाला था ना, क्या ZE² अपॉन R निकाला था, है ना, शायद यही निकाला था, मुझे ध्यान आ रहा है ना। रेणुका जाधव क्लास में टाइम से आया करो, समझ रही हो, सब बच्चे टाइम से आओ कल से। सुनो ये मैंने निकाला था, और दूसरा मैंने क्या किया था बच्चों, दूसरा मैंने यहाँ पे बताया था कि MVR इज इक्वल टू, हमें बोर ने क्या बोला था, उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिनका
जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 के मल्टीपल इंटीग्रल होता है। तो b की वैल्यू यहां से निकालोगे बच्चों तो NH/ क्या हो जाएगा 2πm इंटू r हो जाएगा। सो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ से b² की वैल्यू निकाल दो तो b² इज इक्वल टू n² इंटू h²/4π² m²r², ये होगा नहीं होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको 2 बोलो। तो दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर दो। सो इक्वेशन 1 इक्वल टू आप यहाँ पे लिखो इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा b² इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे b² हो जाएगा तो k इंटू ZE² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n² इंटू h² डिवाइडेड बाई 4π² m²r²। सो अब देखो यहां से कुछ चीजें कैंसिल होंगी शायद। देखिए जी क्या हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे RM था शायद ना, यही था ना mv² r इज इक्वल टू k इंटू ZE² था ना, ये यहां से कैंसिल आउट हो रहा था तो ये ऐसे हो रहा था। तो बच्चों ये RM था, यहाँ पे RM था, समझ रहे हैं ना। कल मैंने करवाया है, ये सब कल करवाया है, मैं आज खाली रिपीट कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी m रख दो एक। सर इस m से इस m को कैंसिल करो, यहाँ से r को बाहर ले लो। तो r की वैल्यू जब आप बाहर ले रहे थे तो r इज इक्वल टू क्या आ रहा था रे बच्चों, ये टर्म नीचे आ जाएगा, r बाहर निकल जाएगा। तो n² इंटू h² आपने देखा था 4π² m इंटू ZE² इंटू k, तो ये वैल्यू आ रही थी, देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये r रेडियस की वैल्यू ये आ रही थी, ठीक है ना। अब ये सब मैंने करवा लिया था। देखो बच्चों एक काम करो, k इज इक्वल टू अगर आप 1 रखते हो तो k इज इक्वल टू k एक कांस्टेंट टर्म है, तो k इज इक्वल टू 1 रखते हो तो r की वैल्यू कितनी आ रही है। तो k अगर आप 1 रखते हो तो सर r इज इक्वल टू आपका आ रहा है n²h²/4πme²z। ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं, देख लीजिएगा। कोई भी टेंशन अगर है तो आप पूछ भी लीजिएगा, कोई टेंशन किसी को नहीं होने का, समझे। चलो अब सर देखो, मैं इसको देख लीजिएगा, इसको बढ़िया से, ये मैंने कल पढ़ा दिया था, मैं इससे आगे अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सर अब देखो ये इक्वेशन मेन, ये देखो ये मेन, ये देखो, देखो बच्चों तो मैंने क्या लिखा, r इज इक्वल टू क्या लिखा n²h² डिवाइडेड बाई 4π² me²z, है ना। तो बच्चों r क्या है, r का मतलब हो जाएगा सर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट का रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो यहाँ पे, अच्छा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको r ऑफ h से भी इंडिकेट कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन एटम का अगर आप इसको रेडियस बोलेंगे तो सर इसको आप r ऑफ h भी बोलेंगे, है ना। तो h आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड, है ना। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैथमेटिकल एक टर्म है 3.14। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना, चार्ज जिसको हम लोग बोल रहे हैं चार्ज, अब वो प्रोटॉन का भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते हैं, खाली इसको चार्ज लिख लो। तो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ऐसा कर दो इसकी वैल्यू। समझे या नहीं समझा, बोलो बच्चों बोलो। अब सुनो सर, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। दूसरा यहाँ पे क्या टर्म दिया गया है सर, दूसरा एक चीज और दी गई है, देखो सर जी दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा आप देख रहे हैं एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से नंबर का ऑर्बिट है ये तो हम नहीं जानते ना। जेड क्या है, जेड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अलग अलग होगा नहीं होगा, तो जेड को मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोल देता हूँ। जेड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन सर इसको मैं क्या बोल देता हूँ,
एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट बोल देता हूं। समझ रहे हैं क्या सब लोग, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना बेटा, बहुत बहुत सिंपल तरीके से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बोले। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ओके, वेरी 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 गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कान इधर लगाओ, कान इधर लगाओ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक काम करो, मैं जब आर ऑफ एच निकालता हूं तो एक काम करते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन जेड, सॉरी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? देखो, एच स्क्वायर 4 पाई एम ई स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है। एन स्क्वायर और जेड को मैंने अलग कर दिया है, देख लो, एन स्क्वायर और जेड को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया है। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखिए 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 देखिए, रिपीट करना है तो बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आईआईटी जेई और मेडिकल में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो यहीं से आएगा। सुनो 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 सुनो, अब आपको क्या चीज याद रखनी है, सुनो 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 सुनो। एक बात बताओ बच्चों, एच की वैल्यू आपके पास है, 4 की वैल्यू तो पता है, पाई की वैल्यू आपके पास है, एम की वैल्यू आपके पास है, ई की वैल्यू आपके पास है। जब आप इन सारी की सारी वैल्यू को रखोगे तो देखो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, आपको यहाँ 4 इंटू 3.14 इंटू एम 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या करोगे, एक बात बताओ रे बच्चों मुझे, एक बात बताओ रे बच्चों, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जब आप रखोगे तो ये आता है अलग अलग टर्म में, ये याद रखना है आपको, ये आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये पूरी वैल्यू का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं मैथमेटिकल, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू इतनी आती है, समझा क्या? दूसरा इधर सुनो, कोई कुछ बोल रहा है? एच स्क्वायर है, हाँ हाँ सॉरी, एच स्क्वायर है। कोई जो भी कुछ कह रहा है वो माइक, माइक किसी का ऑन है क्या? ओके 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 ओके, ठीक है ना। तो सर ये वैल्यू यहाँ पे इतनी आ जाएगी। अब देखो बच्चों, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अब इधर देखो, तो ये रेडियस की जो वैल्यू है ना, ये अलग अलग टर्म में आती है। तो पहला तो मैं आर ऑफ एच आपका सबसे पहले लिखता हूँ, सबसे पहले सर मैं लिखता हूँ एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आती है। तो सर ये एंगस्ट्रॉम में कितनी आती है बच्चों? एक मिनट है, आप बोलेंगे सर ये एंगस्ट्रॉम में कितनी आती है, ये आएगी आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर नहीं, जेड है सॉरी, एन स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है ना, पहला तो एंगस्ट्रॉम में ये आ गया। दूसरा अगर आप इसको नैनोमीटर में निकालोगे तो बच्चों ये आएगा 0.053 नैनोमीटर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये सर आपका नैनोमीटर में आ जाएगा। तीसरा अगर आप इसको पिकोमीटर में निकालोगे तो 53.3 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड।
तो सर ये वैल्यू इन तीनों के टर्म में अलग अलग तरीके से आती है। तो आपको हो सके तो ये फॉर्मूले याद रखने, बायो वाले बच्चों को बेसिकली ये फॉर्मूले याद रखने हैं। बायो वाले बच्चों को बेसिकली ये रखने हैं और जे वालों को सब याद रखना। हाँ हाँ सब कुछ है। एक्चुअली ये वैल्यू भी क्या है मुझे भी ध्यान है, क्योंकि मैं बच्चों को ई स्क्वायर भी है तो हाँ स्क्वायर करो इसका भी, स्क्वायर करो इसका भी। हाँ बच्चों बिल्कुल, हाँ हाँ स्क्वायर भी है, क्योंकि ना मैं भी बच्चों को बहुत बार पढ़ा दिया हूँ तो मेरे को भी याद सी होगी ये वैल्यू, समझ रहे हैं ना। अब इतनी बार आप किसी चीज को पढ़ोगे या पढ़ाओगे बच्चों को तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है ना, सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जाती है कि हाँ ये वैल्यू होती है करके। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आया? मेन बात ये आपको ध्यान रखना है और बहुत बढ़िया से आपको, बिल्कुल ठीक है ना। कोई डाउट किसी को यहां तक आया बताओ? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट आया क्या? जो लड़कियां कल नई नई आई थी, जो बच्चे जो लड़के नए नए आए थे वो आज भी आए हैं क्या या आज नहीं आए हैं? वो बच्चे आज भी आए हैं क्या जो नए नए आए थे? अच्छा वेदिका आज नहीं आई है क्या? वेदिका आप नहीं आई हो क्या? ओके 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 वेदिका, वेदिका ध्यान रखने की ये बात है कि जो पुराने लेक्चर हैं वो जरूर पढ़ना, समझ रही हो ना। जो बच्चे कल आए थे वो आज नहीं आए क्या? ऐसे थोड़े ना आएगा, बताओ बच्चों। जो बच्चे नए नए कल आए हैं, एक तो वो लोग क्या करते हैं आप बताओ, एक तो बीच में आते हैं। आप देख रहे हैं जब दूसरा चैप्टर आधा हो गया है तो अब आपको कंटिन्यू आना चाहिए ना, थोड़ा सा क्या होना चाहिए बच्चों को अपने माइंड में अपने पढ़ने के प्रति क्या होना चाहिए, पढ़ने के प्रति क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे कहाँ चलेगा काम बताओ। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? तो थोड़ा सा सीरियस होना भी जरूरी है। पढ़ाई ऐसी चीज है बच्चों जो थोड़ा सा सीरियस होना मांगती है, ठीक है ना। वेरी गुड। ओके तो चलिए बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने यहीं पे निकाल दिया था, बोहर ने अपने जो है सेकंड पोस्टुलेट्स और फर्स्ट पोस्टुलेट्स की मदद से। अब सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। बोहर ने क्या किया बच्चों, अपने सेकंड पोस्टुलेट्स और थर्ड पोस्टुलेट्स की मदद से क्या किया था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया था, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट्स की मदद से इन्होंने क्या किया था, बोर ने क्या किया था, अपने अलग अलग एनर्जी के डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के मॉडल के लिए क्या किया था, अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए हुए थे। तो उनमें उन्होंने क्या किया, सेकंड और थर्ड की मदद से क्या किया था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल दिया था। चौथा पोस्टुलेट्स उनने क्या दिया था, यहाँ पे देखिए, उनने कहा था बच्चों, एज लॉन्ग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर लूज एनर्जी। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, ये ना तो एनर्जी को लॉस करता है और ना ही ये एनर्जी को गेन करता है, यही बात इन्होंने बोली थी। Therefore, energy remain constant and these orbits are called stationary state. Stationary state, and it does not mean the electron are stationary but just energy is fixed. अगर एनर्जी अगर फिक्स्ड होती है ना तो उसको स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसी ऑर्बिट की अगर एनर्जी बिल्कुल फिक्स है, सर अगर उस ऑर्बिट की एनर्जी आप बोलेंगे फिक्स है तो वो जो आपकी स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट के नाम से हम लोग बच्चों उस ऑर्बिट को जानते हैं, है ना। ओके अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना था बच्चों महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बारिश चल रही, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बात सच है क्या? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और काफी जगह कह रहा था कि बारिश के
बाढ़ के हालात बने हुए हैं, क्या ये बात सच है क्या? अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आपके इधर भी बारिश है क्या? आपके यहाँ पे भी उस्मानाबाद में भी बारिश चल रही है? ओ रियली? अच्छा, जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। तो वेरी गुड बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करें, ये तो ईश्वर का ही हाथ का बात है, ठीक है ना। तो सर बेसिकली अब हम लोग पोस्टुलेट्स नंबर 5 पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पोस्टुलेट्स नंबर 5 में क्या बोला था, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करते हो ना, ठीक है ना, जब आप किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को, जरा ध्यान से सुनो इस बात को, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करते हो, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड जंप टू हायर लेवल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, एच न्यू एनर्जी दी, एच न्यू एनर्जी, तो ये क्या हो गया, अपनी हायर एनर्जी लेवल में चला गया ना, समझ रहे हैं क्या? इस हायर एनर्जी लेवल को एक नाम बोलते हैं, इस हायर एनर्जी लेवल को नाम बोलते हैं, मतलब ये यहाँ से ऊपर चला गया है ना, ये ऊपर गया है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर गया है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से एनर्जी दे दी, सर जब आप यहां से बच्चों इसको एनर्जी दोगे तो ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, तो इस एनर्जी लेवल को क्या नाम बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। हाई एनर्जी लेवल को, और लो एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। सर लो एनर्जी लेवल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। और दूसरा क्या लिखा है, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, और जब ये अपनी एनर्जी यहां से निकाल देगा ना, इट जंप बैक, ये वापस कूद मार देता है लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है ना। लोअर एनर्जी लेवल में जब यहां से एनर्जी क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, रिलीज कर देता है, तो ये क्या कर देगा, यहां से जो है लोअर एनर्जी लेवल में क्या कर देगा, बैक आ जाएगा, ठीक है ना। कोई टेंशन कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो, बताओ बच्चों, कोई टेंशन अगर किसी बच्चे को है तो मुझे बताओ कि सर ये वापस अपनी उसी एनर्जी लेवल में आ जाएगा, वापस जहां से जो है, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये फिर से जो है ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, है ना। तो दोनों के बीच में देखो बच्चों डेल्टा ई का डिफरेंस आएगा, तो मैं बोलूंगा हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल माइनस क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल, दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो ये होगा, और ये जो डेल्टा ई हो जाएगी बच्चों, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, एच इंटू न्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगी। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई बात अगर मुझसे कहनी है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के बोलिए, मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, इसको बच्चों कूल होके समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट किसी को, से यस और नो। तुम लोगों ने सुनो 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 सुनो, एक बात और बता देता हूँ, तुम लोगों ने नीट का जो मैंने पेपर बनाया था वो देखा ना, देखा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही नीट का पेपर देखा ना सभी ने। हाँ ध्यान रखना कि बच्चों वो टेस्ट सीरीज है, समझ रहे हैं ना, तो हाँ बिल्कुल, कोई भाई बहन आपके नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनको शेयर कर सकते हैं, बोले कि हर बार जो है ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आएगा, और खुद में समझ रहे हैं ना, किसी का अगर कोई भैया कोई बहन या कोई जानने में है, अगर वो तैयारी कर रहा है नीट की, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, उसको बोलिए कि आप ये देखिए, तो ये हर हर दिन जो है हर 2-3 दिन में टेस्ट पेपर आएगा चैप्टर वाइज, तो बच्चे आप अपने आप को भी इसमें चेक कर सकते हैं, और अपना आप चेक भी कर सकते हैं आपको कितना आ रहा है, और आप ये भी देख सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि बच्चों अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन
थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। उसके बाद जब वो उस एनर्जी को लूज करेगा ना वहां से हाई एनर्जी लेवल से, वो फिर से वापस अपनी कहा आ जाएगा बच्चों, लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा, है ना। तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एच न्यू के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है और जो कि मैंने भी लिख दिया, ठीक है ना। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बता, ओके। अच्छा, एक एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पहले सॉल्व कराता हूँ आपको, फिर मैं आप लोगों को जो है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है ना सर। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, फिर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और काय में बोलेगा एंगस्ट्रॉम में निकालो बोलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, एन इजिकल टू क्या हो गया, थर्ड हो गया 3, जेड इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला है सर, आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, सर जी आप इसको बोलेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू, सॉरी, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये फॉर्मूला था या नहीं था, बोलो, आपके पास ये फॉर्मूला था या नहीं था, बस रखना 0.53 इंटू एन की वैल्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो हो जाएगा 0.53 इंटू 3 3 जा 9 अपॉन 1, है ना। तो बस इसको बच्चों 9 से मल्टीप्लाई करो और कितना आ रहा है देख लो, कुछ थोड़े ना है इसमें, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 9 इंटू 0.53, तो सर ये हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम में, ये वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए, कर लोगे इसको, बहुत बहुत सिंपल है। दूसरा इधर देखो, दूसरा आपको क्या बोलेगा, कैलकुलेट द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ थर्ड एंड रेशियो ऑफ रेडियस रेशियो, ऐसे बोलो, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको बोलेगा थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेशियो को निकालो, तो कैसे निकालेंगे सर, आपको क्या निकालना, आर ऑफ थर्ड, पहले रेडियस 0 पॉइंट किसी में भी निकाल दो आप, 0.53 एंगस्ट्रॉम में ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एंगस्ट्रॉम इंटू क्या करो एन स्क्वायर अपॉन जेड, इस फॉर्मूले को लगाओ। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए R3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, R3 इजिकल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर, एन का मतलब 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, है ना। और इसको आप ऐसे ही बोलोगे, और R2 क्या बोलोगे, R2 0.53 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1, दोनों का रेशियो निकालो कितना आएगा बच्चों, दोनों का रेशियो निकालो तो कितना आएगा, तो सर ये हो जाएगा R3 अपॉन R2 इजिकल टू 0.53 इंटू 3 स्क्वायर
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 2 स्क्वायर। तो सर इससे इसको कैंसिल कर दो सर जी। तो R3 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों 9/4। तो R3 इज टू R2 इज इक्वल टू, बताओ आएगा यही आंसर, बोलो। अरे यही तो आंसर आएगा, बोलिए। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। ठीक है ना, चलो अब मैं आप लोगों को देखो क्वेश्चन तब करवाता हूं, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इससे भी आपके देखो पिछले बार नीट में इसी से क्वेश्चन आया था, जो टॉपिक अब पढ़ाने जा रहा हूं। जेई में तो पता नहीं भाई, जेई तो एक साल में 4 बार होता है तो क्वेश्चन आएगा। इस बार नीट में भी अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो जो टॉपिक अब पढ़ाने जा रहा हूं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इस चैप्टर से अब जो क्वेश्चन आएगा ना, तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी जो टॉपिक अब पढ़ाने जा रहा हूं शायद मुझे उसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगे। सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, सुन रहे हैं बच्चों? ठीक है ना, तो अब ध्यान से देख रहे हैं, मैं 1 मिनट में आ गया, ठीक है ना, बस जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है ना, ओके ओके। ठीक है ना बच्चों, चलिए चलिए सर, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब मैं आप लोगों को अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, तो सब बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं बच्चों। मैंने आपको, ये आप लोग जानते हैं कि सर ये वाला डायग्राम मैं आपको बता देता हूं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से यहाँ तक की ये जो आप लोग पता है ये रेडियस होती है। न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई है और ये ई होता है, पता है ना आपको। एनर्जी आपको पता है ये इतनी होती है। अब बेसिकली क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया था, ये न्यूक्लियस क्या करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, पता है ना। तो जो आपका क्या होता है सर, वो जो है कूलाम फोर्स के
कूलाम फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है सर? वो फोर्स कूलाम फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, जो आपका K इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। और ठीक उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक यहां से भी फोर्स लगता है, जो आपका किसके इक्विवेलेंट होता है? बोला था मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। यहां तक का कंसेप्ट तो क्लियर था ना कल तक सभी को? यहां तक का कंसेप्ट तो क्लियर था ना बच्चों? यहां तक तो क्लियर है ना सभी को? बोलो बोलो, सभा 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 सभा। तो सर अब मेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी वेरी गुड। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें। ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग जानते थे, यहां तक आपने पढ़ा हुआ है कि सर यहाँ, क्योंकि हम लोगों को पता है कि दो फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रहे थे। सर दो फोर्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे थे बच्चों? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको समझा देता हूं। एक तो आपने बोला था कि सर एक फोर्स कूलाम का फोर्स था, जो K इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आपका क्या हो रहा था? आर स्क्वायर। दूसरा सर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, पढ़ा था ना आपने कल वाले लेक्चर में, ठीक है ना, जो आपका एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो रहा था? आर हो रहा था, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जब आप लोगों ने दोनों फोर्स को इक्वलेंट किया था, तो दोनों फोर्स को जब F इजिकल टू, आप यहाँ पे क्या बोले थे? F इजिकल टू F बोला था, कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था। तो सर वो K इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फिर से दोबारा लिखना है आपको, समझ रहे हैं ना? तो एम बी स्क्वायर अपॉन क्या हो रहा था? आर था, इससे ये कैंसिल हो रहा था। तो बच्चों एक बात मुझे आप लोग बता दो, अगर यहां से, तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे बची हुई रहेगी। अब सुनो, सुनो जी, सुनो जी, सुनो। एक बात बताओ, लेट ज्यादा नहीं दिख रहा होगा? थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही। लेट दिखने से क्या हो रहा है आपको तो पता लग ही रहा है ना, उसी समय दिख जा रहा होगा। उस सेकंड का गैप होता है ना, ये डिजिटल काम है यार, ये डिजिटल काम है, तो इसमें थोड़ा सा समय नहीं होता है क्या? जाहिर सी नॉलेज है, थोड़ा सा कुछ सेकंड का गैप आ रहा होगा, 2-3 सेकंड का, है ना? चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब सर, अब मैं एक बात बता देता हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, को जब भी कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, जब भी कोई भी ऑर्बिट में, इस तरीके से ये ऑर्बिट है, और ये आपका ये ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना हाइड्रोजन एटम का, तो जो इसकी एनर्जी होती है ना सर, जो एनर्जी होती है ना इसकी, ये होता है इक्वल टू इसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। सर जब भी कोई भी ऑर्बिटल में, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, तो वो समेशन होता है उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। नहीं समझे क्या? मैंने कुछ समय के लिए बच्चों ये यहाँ पे ऐसा लिख दिया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये होता है, ये फिलहाल के लिए आप लोगों को याद रखना है, समझ रहे ना? पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है? वन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्विवेलेंट होता है। नरसिंह वाघमारे, आपका वीडियो चल रहा है बेटा, ठीक है ना? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है सर 1/2 mv स्क्वायर, होता है या नहीं होता है बोलो? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखो, तो क्या हो जाएगा? के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा रे बच्चों? आर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट आ रही है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r के इक्विवेलेंट आ जाए। समझे या नहीं समझे बोलो। यहां तक अगर किसी को रिपीट करना है तो बोलो, क्योंकि आगे बड़ा लंबा कंसेप्ट है। किसी को अगर डाउट आ रहा है तो बोलो बच्चों, आगे बड़ा लंबा कंसेप्ट है। बढ़िया, मजा आया इसमें? देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल कोर कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा था? आ रहा बेटा अथर्व समझ में? हाँ सर। ओके, हाँ अक्षमाली। सर। ओके, अक्षमाली आ रहा है? हाँ सर। ओके, अमृता, मैथिली आ रहा समझ में? वेरी गुड। गायत्री सिंधे, वेरी गुड वेरी गुड। यश, वेदिका आ रहा समझ में? वेदिका आ रहा ना बेटा आप समझ में? ओके, अब सुन 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 सर, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई, ये भी निकल गई, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो के इंटू, एक काम करो, के की वैल्यू क्या रखो? 1 रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? जेड स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगी। के की वैल्यू सीधे 1 रखो, के का लफड़ा खत्म करो, के की वैल्यू 1 रखो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी सर? जेड स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगी, और ये हो जाएगा प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी हुई मैंने, माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन r, ऐसा आ जाएगा। देख लो भाई, कोई टेंशन कोई डाउट अगर आ रहा है तो बोलो। तो सर इसको कैसे, तो यहां से 1/2 आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, सॉरी 1/2 नहीं, सॉरी, आप कैसे कॉमन लेंगे सर? यहां से देखो, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आ रहा है देखो, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। तो सर इसको कैसे ऐड करते हैं? जेड ई स्क्वायर अपॉन r क्या लेते हैं? कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा बोलो रे बच्चों? तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना आएगा नहीं आएगा? देखो, जेड ई स्क्वायर अपॉन r इंटू ये माइनस ऑफ 1/2 आ जाएगा, तो क्या आएगा? तो माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, तो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की? हाँ या ना बोलो, जिन बच्चों को ये सिंपल में। अरे पूजा, ये सभी को दिखाई दे रहा है यार लेट में, लेकिन सभी को दिखाई दे रहा है, लिखने के बाद ये लेट में ही दिखाई देगा थोड़ा बहुत, क्योंकि लैग होता है ना पेन को, है ना? तो लिखे थोड़ा सा लेट में ही सभी को दिखाई देगा वो। हाँ, थोड़ा बहुत लेट दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? और बच्चों को दिख रहा है क्या? बच्चों, और बच्चों को भी नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो पूजा हो सकता है आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड बाद तो लेट दिखेगा, क्योंकि डिजिटल पेन से लिख रहा हूं मैं, समझ रही हो? कोई मार्कर से थोड़ी नहीं लिख रहा हूँ, डिजिटल 1-2 सेकंड तो लेट होगा ही। ऐसा तो नहीं मैंने लिख दिया और आपको जो है 5 मिनट बाद दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, वो डिजिटल पेन से लिख रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? तो हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तब आपको ज्यादा लेट दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि इतना वो लेट नहीं होता है, डिजिटल पेन है वो तो थोड़ा सा लेट करता ही करता है, ये तो, और ये तो जाहिर सी बात है, ये कोई मार्कर थोड़े ना है, मार्कर से नहीं लिख रहा हूँ, ये तो डिजिटल पेन है, समझ रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा, इसलिए डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक जब रेडिएशन को फेंकेगा तभी तो लिखेगा, तभी तो आपको जो है रिफ्लेक्ट होगा, इसके जो जो भी लिखना है वो तभी तो रिफ्लेक्ट होगा, तो समय लगता है ना, टाइम गैप लगता है। सनलाइट को भी सोर्स से, हाँ, सनलाइट को भी सोर्स से इस धरती में आने के लिए कुछ सेकंड
3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, समझ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं 10 टू दी पावर समथिंग टाइम का 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को, लगता है ना, तो कुछ समय तो लगता ही है, तो क्योंकि वो रेडिएशन धरती में, क्योंकि वो भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, समय तो लग ही रहा है। हाँ जी। थोड़ा सा समय तो होता ही बेटा, कोई बात है ना। तो सर यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को। चलो ओके बच्चों, मैं जरा सा इसको मिटाता हूँ। अब देखो सर, आपने एनर्जी क्या निकाली बच्चों, आपने एनर्जी क्या निकाली बच्चों, एनर्जी क्या निकाली सर, आपने एनर्जी निकाली, एनर्जी ऑफ, आपने निकाली एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिखा होगा बच्चों माइनस ऑफ Ze² अपॉन 2R। ये आप लोगों ने यहां से लिखा होगा, ये निकाला होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर आर क्या है बच्चों, आर इज इक्वल टू, आप क्या बोले थे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोल रहे थे क्या सर, आर क्या है सर, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम में तो आर की वैल्यू क्या होती थी, मैंने निकाल के रखा हुआ था n² इंटू h² डिवाइडेड बाई 4π² me²z। सर ये निकाल के मैंने रखा हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो सर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को कैसे लिखोगे जी, माइनस ऑफ Z इंटू E² डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, आर की जगह पे ये वाली वैल्यू रखो, तो क्या हो जाएगा n² इंटू h² डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई ऊपर चला जाएगा 4π² me²z। आएगा नहीं आएगा बोलो, आएगा नहीं आएगा बोलो, डाउट है तो बोलो, है ना, कोई दिक्कत, डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, बढ़िया से आ रहा सभी को समझ में, ठीक है ना। ओके शाबाश 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 बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेट दिखने का प्रॉब्लम ये भी आता है ना सर, कि आपके यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क कम ज्यादा हो, तो इसलिए कभी कभार लेट दिखता है आप लोगों को, है ना। अगर नेटवर्क ठीक ठाक है तो बस 1-2 सेकंड के गैप में दिखेगा, बस 1 सेकंड के गैप में दिखेगा। ओके चलो सर इधर देखो इधर देखो, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को आ रहा ना समझ में, वेरी गुड बच्चों, देखिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अथर्व है ना बेटा, बहुत आसान है ना ये, है ना आसान। चलो तो सर इधर देखिए, सर एक काम करो सर, इस 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल करो, और सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए देखिए इधर देखो, ये 2 है तो इसको आगे लाओ, ये 2 को आगे लाओ, 2 साथ में उसके पाई रखो, m को भी आगे लाओ, e कितना है 2 बार ये है 2 टाइम ये me4, z कितना है 1 और 1, तो कितना हो जाएगा Z² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर n² इंटू h² माइनस साइन के साथ। So student, this is the correct formula of hydrogen energy of hydrogen atom, ठीक है ना, this is the correct formula of energy of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के लिए ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को यहाँ तक, अरे किसी को कोई डाउट आया क्या, बोलो बोलो भाई, सब लोग बोलो सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, इसमें मजा आ रहा ना पढ़ने में इसमें, है ना। अब देखो सर, अब देखो सर, अब देखिए एक चीज अब बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो ये अब आपने लिख लिया ना, चलो मैं इसको फिर से नए पेज में लिखता हूँ, ठीक है ना, ये सब कॉपी में लिखना है बच्चों, यही तो मैंने कहा था ना, एग्जाम में यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, EH इज इक्वल टू
माइनस ऑफ, ऐसे लिखते हैं 2 पाई ME4, सॉरी ये मैंने लिखा था ना वहां पे, देखो 2 पाई ME4 Z² डिवाइडेड बाई N² इंटू H², यही तो मैंने लिखा था एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे अभी, यही तो लिखा था। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, ठीक है ना। एम की वैल्यू क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ई की वैल्यू क्या है सर? चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जेड तो आपको पता नहीं सर, जेड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए अलग अलग होगा। जेड आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अलग अलग होगा। ठीक है ना, जेड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अच्छा अब एक बात बताओ, ये सारी वैल्यू को रख दो, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, EH इक्वल टू -2 पाई ME4, m की वैल्यू आपको पता है, अपॉन H², और इंटू में क्या कर दो इसको, Z² अपॉन N²। कर दिया। अब देखो सर, अगर इन सब टर्म की वैल्यू, या तो आप इसको क्या करो, एक कांस्टेंट मान लो, या तो इसको क्या कर लो आप K मान लो, या तो आप इसको क्या मान लो, K मान लो। अगर इन सब टर्म की वैल्यू जब रखते हो ना बच्चों, तो ये वैल्यू 2 पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, और यहाँ पे सर पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, ई की जगह पे सर ई की वैल्यू, एच की जगह पे सर एच की वैल्यू रखोगे, तो ये वैल्यू ओवरऑल एनर्जी आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू Z² अपॉन N²। जूल में पहला फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम का इतना आएगा। पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया एक। दूसरा, अगर आप एनर्जी निकाल रहे हैं माइनस के साथ, माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z² अपॉन N², ये जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ रहे हैं क्या सर? ये दो फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, यही बेसिकली यूज होते। जेड आप जान रहे हैं सर, जेड अलग सबके लिए अलग अलग होगा, और एन का मतलब नंबर ऑफ nth ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा, है ना। कोई डाउट अगर किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है तो पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना। ध्यान रखना बहुत बहुत, कभी कभी ये फॉर्मूला जेई में पूछ देता है क्या है करके, तो इनमें से ये पूछ देगा आपको कि इसमें बताओ क्या है, तो आपको यहां से एग्जैक्टली इस वे में देना है। किसी बच्चे को अगर कोई बात बोलनी है तो बोलो, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। ये फॉर्मूला अपने घर में क्या आपको करना क्या है, कल मैं क्या कराऊंगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कल मैं आपको क्या कराऊंगा मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना सर, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना बच्चों, मैंने सर ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए थे, जो मैंने डेरिवेशन छोटे छोटे बनाए बताए थे आपको, इनको क्या करना, अपनी कॉपी में लिखना है। इनके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है ना सर। इनके फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, और कल मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। उन न्यूमेरिकल से आपका माइंड बिल्कुल सेटअप हो जाए। जिस बच्चे ने होमवर्क पीछे का छोड़ा हुआ है वो आज कंप्लीट कर ले, क्योंकि कल आपको ये पूरा एक साथ मैं आपको सब समझाना शुरू करूंगा, और नहीं तो आपको दिक्कत आएगी अगर आप पीछे छूट गए तो बच्चों इसलिए पीछे नहीं छूटना है, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको लाइन पे आना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा सॉल्व करना है बोल रहा है भाई रवि किरण? क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा था? 9 तो है ही नहीं ना। वो a photon of 30 nanometer of is क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? पिछले वाला। ये
9 9। 9 यही तो है। हाँ ये लेकिन हाँ, रवि ये किरण वाला। ये तो मैंने पढ़ा बता दिया ना। उसका आंसर नहीं आ रहा है। इसका आंसर कैसे नहीं आ रहा बच्चों? एक काम करो ना, जैसे ये आपका 1/λ बोलो, बोल दिया 1/λ हो गया। और सर इसको 1/λ1 बोलो, और प्लस दूसरे वाले को क्या बोलो 1/λ2। ऐसे ही निकाला होगा। शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, शॉर्ट में। रवि किरण ऐसे ही निकाला ना। हाँ या ना बोल बेटा जल्दी। वो माइनस करना है ना। समझा रहा हूँ तो सर ये 1/λ माइनस 1/λ1 इजिकल टू आपका 1/λ2 ऐसा आया होगा। यही कह रहा है क्या? है ना? सही है सही है। अच्छा एक मिनट इधर देखो इधर। 1 कितना आई 300 माइनस 1/496 इजिकल टू 1/λ2 ऐसा आया होगा, है ना? अब सुनो बच्चों इसमें करना क्या है। अब आप बोले होंगे सर इसमें से हम लोग देखो इसको कैसे माइनस करेंगे। तो ये ऐसे करेंगे ना 496 माइनस 300, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, नहीं जाएगा बोलो। तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 496 इजिकल टू 1/λ2 सॉरी इंटू ऐसे करेंगे, है ना? अब ये सर कितना आएगा, ये आपका शायद 114 आएगा, ये 114 आएगा, समझ रहे हैं? तो सर ये 300 इंटू 496, तो सर ये आ रहा होगा 148,800 इजिकल टू 1/λ2। तो सर λ2 की वैल्यू कितनी आएगी? λ2 इजिकल टू आपका आ जाएगा 148,800 अपॉन 114। क्या दिक्कत आई बेटा रवि किशन? इतना आया होगा λ2 का वैल्यू नैनोमीटर में, यही आया ना सभी का? 759 nm कैसे आ रहा है? 759 nm कैसे आ रहा है अमृता? सेवन 759 nm कैसे आया? ठीक है 759 nm λ2 आ रहा है, तो एक मिनट देख लेता हूं मैं भी, कहीं कोई माइनर मिस्टेक कर दी हो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे एक काम करो बच्चों, फोर हंड्रेड माइनस 300, 400 कहाँ है? ये तो शायद 496 है, 496 है ना? अच्छा 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 ठीक है, अच्छा इसमें से इसको ठीक ठीक अच्छा ठीक ठीक सही कह रही है, हाँ हाँ थोड़ा सा वो तो 496 माइनस 300, हाँ हाँ 196 आ रहा है, ठीक 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 वही तो कह रहा हूँ, हाँ 196 आएगा, ठीक है 196 ठीक ठीक, हाँ हाँ। तो बस बस तो रवि किरण यही तो आ रहा आंसर, क्या दिक्कत आ रही थी रवि किरण? वो कैलकुलेशन नहीं आ रहा था। अब आ गया? तो 759 आ गया ना आंसर इसका, अब आ गया बेटा, ठीक है है ना? अब एनर्जी निकाल लेना E इजिकल टू एच सी ठीक है अपॉन लैम्डा से, ठीक है ना? कर लेगा? ठीक है। ओके चलो, और किसी बच्चे को कोई बात कहनी है तो बोलो, किसी का कोई पर्सनल डाउट है तो बोलो।